हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका जो एनटीपीसी का फेज़ 1 एग्ज़ाम था वो 13 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है और आपका जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है वो 16 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 16 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है सर कि अमाशय से कौन सी अम्ल का स्रवन होता है। जी हाँ मेरे मित्र, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके स्टमक से कौन सी अम्ल निकलती है और ये चीज़ आप बचपन से जान रहे होंगे कि हमारे स्टमक से HCl निकलती है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर HCl हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अमाशय से कौन सी अम्ल का स्रवन होता है, मतलब अमाशय से कौन सी अम्ल निकलती है। लेकिन आपके एनटीपीसी फेज़ 1 एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय के आंतरिक दीवार को, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय के आंतरिक दीवार को HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निम्नलिखित में से कौन सी सतह बचाती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर अमाशय के आंतरिक दीवार को HCl से म्यूकस बचाती है। कौन बचाती है सर, म्यूकस बचाती है। ध्यान में रहे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके स्टमक की लंबाई कितनी होती है तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर स्टमक की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है सर, 30 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके अमाशय से जो HCl निकलता है वो किसका अवयव है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके अमाशय से जो HCl निकल रही है ये अमाशय से निकलने वाली जठर रस का क्या है सर, एक कंपोनेंट है। आप कहेंगे सर ये जठर रस क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपके अमाशय में यानी कि स्टमक में क्या पाई जाती है सर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या करता है, जठर रस का स्रवन करता है या जठर रस को स्रावित करती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ध्यान में रहे कि आपका जो ये जठर रस होता है ये सर HCl, साथ ही साथ ये HCl और साथ ही साथ श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या आप म्यूकस कह सकते हैं, और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन का क्या होता है, मिश्रण होता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजोन का क्या होता है सर, मिश्रण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके स्टमक से जो HCl निकलती है वो किसका हिस्सा है, तो सर जठर ग्रंथि से निकलने वाली जठर रस का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि जठर रस जो होता है वो HCl और फिर आपका जो है वो श्लेष्मा म्यूकस आप दोनों बोल सकते हैं, और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से शुरू हो जाता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है सर, तो छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है सर, भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बड़ा ही आसान सा सवाल कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉम्सन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो आप सभी कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉम्सन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाता कि सर प्रोटॉन की खोज किसने करा, तो आप सभी क्या कहते, सर गोल्डस्टीन कहते। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो कहेंगे सर प्रोटॉन का खोज तो रदरफोर्ड ने किया था और आप बता रहे हैं गोल्डस्टीन। तो ध्यान में रखिएगा कि अभी जो आपका न्यू पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें प्रोटॉन का खोज किसे बताया जा रहा है सर, रदरफोर्ड को बताया जा रहा है। लेकिन प्रोटॉन पे सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किसने करा था, तो सर गोल्डस्टीन ने करा था। क्योंकि बाद में रदरफोर्ड आया तो उन्होंने इनमें जो भी कमियां थी उसको सुधारा और इन्होंने प्रोटॉन के नाम से फिर से इसको पुकारा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने करा। लेकिन ध्यान में रहे, अगर आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन न रहे और रदरफोर्ड रहे प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में, तो आप आराम से इसको टिक करना। अगर आपको गोल्डस्टीन मिले कहीं, रदरफोर्ड नहीं मिले, तो आप गोल्डस्टीन को आराम से टिक करना। आपके मन में सवाल उठेगा
कि सर न्यूट्रॉन का खोज किसने करा? तो मेरे भाई आप सबों को पता है कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने करा। किसने करा सर? जेम्स चैडविक ने करा। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमाणु को किसने खोजा, तो आप सभी क्या कहेंगे? डाल्टन ने खोजा। किसने खोजा सर? जॉन डाल्टन ने खोजा। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं, ताकि अगर इस टाइप का कहीं पे क्वेश्चन मिल जाए तो उसका भी सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाओ। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि आत्महत्या की थैली कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि आत्महत्या की थैली कोशिका के किस कोशिकांग को कहते हैं? आत्महत्या की थैली कोशिका के किस कोशिकांग को कहते हैं? किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं? आप सभी कहेंगे सर ये कोशिकांग क्या होता है? तो जिस तरह आपके बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग दिए हुए हैं, ठीक उसी तरह सेल के बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आत्महत्या की थैली कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? लाइसोसोम को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो सर जब अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? केंद्रक। केंद्रक जो है वो कोशिका का क्या है? नियंत्रण केंद्र है, और वहीं से कोशिका में जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल किया जाता है। कहाँ से सर? तो कोशिका के केंद्रक से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोशिका के किस कोशिकांग के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या कोशिका के किस भाग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, तो आप सभी क्या याद रखेंगे? सर राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है सर? तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा सवाल, कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सर सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है। अच्छा सर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सर ध्वनि के प्रावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि के प्रावर्तन सिद्धांत पे कौन काम करता है? सोनार काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे सोनार पूछा गया है तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको रडार भी पूछ लिया जाए। अगर ये पूछ लिया जाए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या कहेंगे? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रडार का वर्क क्या होता है, तो सर रडार जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाहर भेजता है। रडार क्या करता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बाहर भेजता है। रडार आपका किस वेव पे काम करता है? तो सर ध्यान में रखेंगे कि रडार में रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वेव सर? रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है WWAN का फुल फॉर्म बड़ा ही आसान है। आप क्या कहेंगे सर? वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या हो जाता है सर? आपके WWAN का फुल फॉर्म हो जाता है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। सोनार का पूछे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है। रडार का पूछे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार में कौन सा वेव यूज किया जाता है? रेडियो वेव यूज किया जाता है। रडार का फंक्शन क्या होता है? तो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है? बाहर भेजता है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग रबर को कठोरता प्रदान करते हैं। हालांकि बच्चों ने तो चारों ऑप्शन नहीं भेजा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या जहां भी आप ये देखें कि रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वल्केनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है सर? वल्केनाइजेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वल्वनीकरण कहते हैं।
आप कहेंगे सर ये होता क्या है? तो सर इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि रबर के साथ सल्फर को मिक्स किया जाता है। रबर के साथ सल्फर को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, ताकि रबर के अंदर हार्डनेस का यानी कि कठोरता का गुण आ सके। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वल्वनीकरण करते हैं। वल्वनीकरण में क्या करते हैं, तो सर रबर के साथ सल्फर को मिक्स किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि वल्वनीकरण को ही क्या बोला जाता है सर? सल्फोनाइजेशन भी बोला जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछ ले कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो ध्यान में रखिएगा कि प्राकृतिक रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर जो होता है ये सर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और ये भी आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आप कहेंगे आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसा संचायक सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी। आपसे पूछा जा रहा है सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आप सभी कहेंगे सर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि सीसा संचायक सेल का यानी कि लेड एसिड बैटरी का EMF कितना होता है, सीसा संचायक सेल का EMF कितना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी का EMF कितना होता है सर? 2 वोल्ट होता है। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्राई सेल, अच्छा ड्राई सेल हम लोग सूखा सेल क्यों कहते हैं, तो सर इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सूखा होता है, यानी कि विलयन के रूप में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस सेल को क्या कहते हैं? ड्राई सेल कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ड्राई सेल का EMF विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे सर 1.50 वोल्ट। कितना होगा सर? 1.50 वोल्ट। सीसा संचायक सेल का EMF कितना होगा? 2 वोल्ट। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोटर गाड़ियों में जो आपका बैटरी लगा हुआ रहता है मोटर गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए, तो उसका EMF कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मोटर गाड़ियों में जो आपका बैटरी लगा हुआ रहता है उसका EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट होता है। कितना होता है सर? 12 वोल्ट होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल कि अकल दांत किस नाम से जाना जाता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अकल दांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। और इसी को हम लोग बुद्धि दंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि दंत भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकल दांत को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं बुद्धि दंत के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिसको अभी दांत आ रहा होगा, तो आप सभी घर में क्या कहते हैं? अरे अकल चाव आ रहा है, मतलब क्या कि आप मैच्योर हो रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मैच्योर होने वाला दांत आता है उसी को हम लोग अकल दांत कहते हैं, और इंग्लिश में विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकल दांत को किस नाम से जाना जाता है, तो बुद्धि दंत कहेंगे। लेकिन आप सवाल उठा सकते हैं कि सर हमारे पास तो दांत 4 प्रकार के हैं, इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, कृदनक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। इसमें अकल दांत कौन सा होता है, विजडम टीथ कौन सा होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका जो थर्ड सेट होता है चवर्णक का, यानी कि मोलर दांत का, मोलर टीथ का जो तीसरा सेट होता है वो क्या कहलाता है सर? अकल दांत कहलाता है, यानी कि विजडम टीथ कहलाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे आप क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के दांत हैं। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं, केनाइन को हिंदी में हम लोग रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर को हम लोग अग्रचवर्णक बोलते हैं, और जो आपका मोलर होता है उसको हम लोग चवर्णक बोलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको कई बार बताया, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। फेज 1 में भी रिपीट हुआ और अभी फेज 2 में भी पूछा गया कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका जैविक गैस है उसका मेन अवयव है CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी मीथेन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि मीथेन जो है ये आपके एल्केन ग्रुप का पहला यौगिक है।
मीथेन जो है वो आपके एल्केन ग्रुप का क्या है सर, पहला यौगिक है। मीथेन जो है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन क्यों है तो मैंने कई बार बताया है और फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, और जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मीथेन का उपयोग हम लोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं, और मीथेन जो है वो आपका एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कॉपर लाइटिंग रॉड का आविष्कार किसने करा। आप कहेंगे ये कॉपर लाइटिंग रॉड क्या होता है, तो अभी आप देख रहे होंगे जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है उसके ऊपर में एक लाइटनिंग रॉड लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो सर बरसात के समय में जो बिजली कड़कती है अगर वो आपका ऊपर से नीचे आती है तो जो उसमें आवेश होता है वो आपका सीधे कहाँ चले जाए, पृथ्वी में चले जाए, और आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसीलिए बड़ी बड़ी इमारतों पे कॉपर लाइटिंग रॉड लगाया जाता है। कॉपर लाइटिंग रॉड क्यों लगाया जाता है, तो सर बरसात के समय में जो बिजली चमकती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवेश होता है। अगर वो आवेश आपके घर पे ऐसे ही गिर जाता है तो क्या होगा कि आवेश के प्रवाह होने से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हानि होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन सारे आवेश को क्या किया जाता है सर, एक कंडक्टर से जोड़ दिया जाता है, एक सुचालक से जोड़ दिया जाता है, ताकि सारा आवेश कहाँ चला जाए, आपका अर्थ में चला जाए, पृथ्वी में चला जाए, और आपके पास जितने भी होम अप्लायंसेज हैं वो सारा का सारा एकदम सुरक्षित रहे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने करा, तो ध्यान में रखेंगे कि कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। किसने करा सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबों को मालूम है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बताने वाले या आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कब बताया था, तो सर 1789 में बताया था, यानी कि 1789 में बताया था। वीडियो को पॉज करके चाहें तो एक बार इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा गया है आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सर ब्रिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, या और इसको शुद्ध हिंदी में गुर्दा कहते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका फेज 1 एग्जाम में भी आया हुआ था, और अभी तक जो स्टूडेंट फेज 1 एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस नहीं देख पाए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख लीजिए। 100% आपको फ़ायदा होगा अगर आपका एग्जाम फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 4 में है तो। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप सभी को मैंने बताया था कि सर किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है सर, नेफ्रॉन होता है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 कि रात को दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि रात को कौन सा कॉन्स्टलेशन दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो सर बड़ा ही सरल सा चीज़ है। रात में आप बहुत सारे तारों का समूह देखते होंगे, ग्रुप देखते होंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सर, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि तारों का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है, यानी कि कॉन्स्टलेशन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रात को दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। तो मेरे मित्र, जब आप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो वहां पे रात के समय में आकाश में आपको क्या दिखेगा, तो सर 7 तारों का एक समूह दिखेगा, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। और वही चीज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि रात को दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है। आप क्या कहेंगे, सप्तऋषि। ध्यान में रखेंगे कि इसी सप्तऋषि को क्या कहा जाता है सर, उर्सा मेजर भी कहा जाता है। उर्सा मेजर भी कहा जाता है और ग्रेट बियर भी कहा जाता है।
ग्रेट बियर भी कहा जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर हमारे पास एक ही कॉन्स्टलेशन है, एक ही तारामंडल है? बहुत सारे तारामंडल हैं। उर्सा मेजर तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, इसके बाद आपका उर्सा माइनर है, फिर कैसोपिया है, इस तरह के बहुत सारे तारामंडल हैं। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है रात के समय में वो सप्तऋषि यानी कि उर्सा मेजर दिखाई पड़ता है। कहाँ पे सर? तो आपके अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रात के समय में आकाश में दिखाई पड़ता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? जी हाँ, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। आप किसका नाम याद रखेंगे? तो सर नॉर्मन बोरलॉग का नाम ध्यान में रखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है सर? नॉर्मन बोरलॉग हैं, और इसीलिए सर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1970 में, यानी कि 1970 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तब आप क्या कहते? MS स्वामीनाथन। क्या कहते हैं? MS स्वामीनाथन। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो कहेंगे ये हरित क्रांति काहे है सर? तो अभी जो गेहूं या फिर आपका जो चावल है इसका उच्च पैदावार हो रहा है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजा पा रहे हो, वो किसके चलते? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते, हरित क्रांति के चलते। और ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के तहत सबसे पहले कृषि करने वाला राज्य आपका कौन सा था? तो सर पंजाब। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के तहत अपना अनाज को उपजाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सर पंजाब था। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र एक और सवाल आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर हरित क्रांति का जनक पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। वर्गीस कुरियन। क्या कहेंगे सर? वर्गीस कुरियन। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान 1 जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान आपका कब लॉन्च हुआ सर? 22 अक्टूबर 2008 को। ध्यान में रखिएगा, जब आपसे चंद्रयान पूछा गया है तो मंगलयान भी पूछा जा सकता है कि हम लोग मंगल पर जाने का कब कोशिश किए। तो सर ध्यान में रखेंगे, पहला कोशिश हम लोग 5 नवंबर 2013 को किए। ध्यान रखिए, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह पर जाने के लिए जो मंगलयान भेजा गया था वो किस मिशन के तहत भेजा गया था, तो आप सभी कहेंगे MOM मिशन के तहत भेजा गया था। आप कहेंगे ये MOM क्या है? तो सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि पहली बार हम लोग मंगल पर जाने का कब सोचे? तो 5 नवंबर 2013। चंद्रयान आपका पहला कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008। मंगलयान पे जो जाने का मिशन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कुचालक नहीं है, जी हाँ इंसुलेटर नहीं है। बच्चों ने इसका ऑप्शन भी भेजा था, रबर, ग्लास जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, हीरा, मानव शरीर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कुचालक नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो सुचालक है? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि सर रबर कुचालक है, ग्लास क्या है सर? कुचालक है, हीरा क्या है सर? कुचालक है। मतलब इन तीनों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि मानव शरीर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हमसे पूछा जा रहा है कुचालक नहीं है, तो मानव शरीर आपका क्या है सर? मानव शरीर आपका सुचालक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन बॉडी हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर? गलत हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे आप सबों को मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जो अपने में से होकर के विद्युत धारा को जाने देती है, क्या कहलाती है? विद्युत का सुचालक कहलाती है। जो नहीं जाने देती है वो विद्युत का कुचालक कहलाती है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मेटल हैं, जितने भी धातु हैं, वो सब के सब क्या होते हैं सर? विद्युत
विद्युत का सुचालक होते हैं। मेरे मित्रों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको अगले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज़ का आइडिया लग रहा होगा, आप उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।